नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। गंगा और गंडक के किनारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको हाजीपुर कहते हैं। इस सीट से रामविलास पासवान 8 बार लोकसभा सांसद रहे और इस दफा उनके बेटे चिराग पासवान एनडीए के उम्मीदवार हैं, आरएलजेपी पासवान के नेता हैं। प्रधानमंत्री जब हाजीपुर में थे, समूचे बिहार में और समूचे हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी रैलियों के दौरान किसी भी उम्मीदवार की इतनी तारीफ नहीं की शायद जितनी चिराग पासवान की। चिराग पासवान सुलझे नेता, समझदार नेता, सीखने के लिए हर समय आतुर और उनके भीतर बहुत सारी संभावनाएं। चिराग पासवान मेरे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री की तारीफ ने तो बहुत काम कर दिया होगा। बिल्कुल, अगर आप इसको बहुत लिटरल सेंस में और ब्लैक एंड वाइट पूछें, बहुत काम कर दिया। देश के प्रधानमंत्री अगर आपके कार्यों को वैलिडेट करते हैं, उसका वैलिडेशन स्वयं वो दे रहे हैं, इससे बड़ा आपके लिए और क्या बात हो सकती है। उनका ये कहना कि चिराग एक सफल सांसद है, अब बताइए, अब मुझे और किसी वैलिडेशन की ज़रूरत है। और ये तमाम बातें उन्होंने एक ऐसे समय पर कहीं जब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। स्वाभाविक है एक पिता की कमी, और ख़ास तौर पर चुनाव के समय आप यकीन नहीं मानिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये आपको अंदर तक आपको प्रभावित कर जाती हैं। इस बार मुझे सिंबल देने वाला कोई नहीं। हमेशा पापा मुझे सिंबल देते थे, एबी फॉर्म देते थे। इस बार मैं खुद ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुद ही साइन किया, खुद ही को सिंबल दिया। तो ऐसे में जब पिता नहीं है और प्रधानमंत्री जी ने उस दिन मन से वो सारी बातें कहीं जो संभवतः अगर मेरे पिता जीवित होते ना, सिर्फ वही बोल सकते थे। एक पिता के अलावा कोई और किसी की ऐसी तारीफ और इतनी, मतलब सोचिए, प्रधानमंत्री हमको 2014 से नोटिस कर रहे हैं। ये मेरी भी जानकारी में नहीं थी, और उन्होंने बोला कि शायद चिराग को भी ये बात पता नहीं होगी, और मुझे नहीं पता थी ये बात। और सारे प्रोटोकॉल तोड़कर, बल्कि बोलते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि आमतौर पे मैं सारी बातें करता नहीं हूँ, पर मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो कन्वे करना चाहते थे। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात इन बातों में ये थी कि कहीं ना कहीं मेरे रिश्ते को उन्होंने वो वैलिडेट किया। अभी तक लोग जो मुझे ताने देते थे ना कि बड़ा हनुमान बना फिरता है, एक तरफा प्यार है, एक तरफा समर्पण है, ये हमेशा ये ऐसा नहीं लगा। हाँ, ये वो रिश्ता मेरा और मेरे प्रधानमंत्री के बीच हमेशा से रहा, जिसका सम्मान मैंने हमेशा रखा, जिसकी मर्यादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा रखी। और कल जब उन्होंने सारी बातें कहीं तो मुझे लगता है मेरे ऊपर उठी उन तमाम उंगलियों के जवाब उन्होंने उस दिन दिया। चिराग पासवान के लिए ये चुनाव थोड़ा अलग है। इसके पहले भी 2 बार आप सांसद रहे, लेकिन जम्मू से रहे जी। आप पिता की जमीन पर पहली बार खड़े हैं और यहाँ से उनकी विरासत को लेकर के आगे बढ़ने के लिए इस जमीन से, इस संसदीय सीट से जीतने की उम्मीद या फिर यहाँ की जो लड़ाई आपके लिए कितनी आसान, कितनी मुश्किल आपको लग रही है? मैं एक्चुअली ईमानदारी से बोलता हूँ, मैं मान ही नहीं रहा हूँ अभी तक कि मैं हाजीपुर से मैं प्रत्याशी हूँ या यहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ घर वालों के बीच उनका आशीर्वाद लेने की मंशा से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये वो हाजीपुर की धरती है। जब मैं राजनीति का र भी नहीं जानता था ना, तब से मैं हाजीपुर का नाम जानता था। जब बच्चे को अपने घर का पता याद करवाया जाता है, उससे पहले मुझे हाजीपुर का नाम याद होता था। 77 से पापा ने प्रतिनिधित्व किया है हाजीपुर का। 82 का मेरा जन्म है। मेरे जन्म से पहले से हाजीपुर का नाम मेरे घर में गूंजता होता था। और एक बच्चे का वो हाथ पकड़कर पापा लेकर जाते थे, हाजीपुर के लोगों से परिचय कराते थे। आप अभी भी देखिएगा, मैं हाजीपुर में बेटा ही हूँ। मैं नेता हूँ भी नहीं और बन भी नहीं सकता। लोग भी मुझे उस भावना से नहीं देखते, वो उस हक अधिकार से मुझसे बात करते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने बड़े होते हुए मुझे देखा है। तो ऐसे में और हाँ, मुझे कभी कभी ये बात बहुत खलती भी है। बचपन से मैं भी नारा लगाता था, हाजीपुर का सांसद कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो। आज जब उस नारे के आधे हिस्से के साथ अपने नाम को जुड़ा हुआ देखता हूँ तो ये बातें मुझे भी थोड़ी अजीब लगती हैं। पर हाँ, जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे। मेरे पिता ने विकास की इतनी बड़ी लकीर खींची है, उसको पार करने की सोच के साथ मैं जा रहा हूँ। इतना विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि पापा ने जितने प्रयास किए थे उससे 2 कदम आगे ही मैं रहने की कोशिश करूँगा, पीछे नहीं रहूँगा।
प्रधानमंत्री जब हाजीपुर में थे और चिराग के लिए वो प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने जीत तो इनके यहाँ तय कर दी है, लेकिन रामविलास जी की आत्मा को खुशी तब मिलेगी जब उनकी जीत का जो मार्जिन यहाँ से रहा है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज रहा, उससे अधिक मार्जिन से आप चिराग को यहाँ से सांसद बना करके भेजें। आपका जो विपक्ष है तेजस्वी यादव, वो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रैली कर रहे हैं अपने उम्मीदवार के लिए, और वो बार बार कहते हैं कि आपकी पार्टी, आपके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। वो रोज़गार पर बात नहीं करते हैं, वो गरीबी पर बात नहीं करते हैं, वो मंदिर पर बात करते हैं, मस्जिद पर बात करते हैं, मुसलमान पर बात करते हैं, मुद्दा नहीं। इन लोगों को जिनको मुद्दा दिखता नहीं है वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। आज देश में पिछले दो बार से ये दूसरा ऐसा चुनाव है 19 के बाद जब सिर्फ और सिर्फ किए गए कार्यों के आधार पर लड़ा गया। आज आप किसी भी मन से देख लीजिए, हम लोग भी, आप मेरे कोई भी भाषण उठाकर देखिए, हम लोग उज्ज्वला की बात करते हैं। दिल्ली में बैठा हुआ एक प्रधानमंत्री गांव में बैठी हुई एक महिला के सम्मान की चिंता करके शौचालय बनाता है। ये उस महिला के लिए कितनी बड़ी बात है। संभवतः ये विपक्ष के लोग नहीं समझेंगे जिनको 15 साल बिहार में मिले पर इन्होंने कभी महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की, 55 साल वालों ने भी नहीं की। ऐसे में आज दुनिया की जब सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना हमारे देश में चलाई जाती है, ये मेरे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि इसका श्रेय मैं कहीं ना कहीं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये उन गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की पहल है, जिसका परिणाम है कि आज देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़े। किसान सम्मान निधि हो, ये तमाम ऐसी हैंड होल्डिंग वाली ये योजना है। आज अगर किसी घर में बीमारी आती है तो लोगों को इस बात की चिंता नहीं होती कि मुझे अपना जेवर बेचना पड़ेगा या मुझे अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ेगी। आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की योजना। तो ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कि गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में मदद दे रही हैं। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग निकले हैं। उस कड़ी में ये तमाम अहम कदम है, पर विपक्ष इन बातों को समझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वो लोग हैं जो कि अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते थे। मेरे भाई तेजस्वी जिस नौकरी की बात कर रहे हैं, मैं मानना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि आपकी केंद्र की सरकार ने देश में 25 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया और 17 महीने थे तो 5 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। ये फ़र्क है। अगर इनके पास आंकड़े सही होते तो शायद इनको वो भी आंकड़े दिखाई देते कितने एंटरप्रेन्योर्स हम लोगों ने बनाए, कितने लोगों को हम लोगों ने उनके पाँव पे खड़ा करने का हम लोगों ने काम किया। रोज़गार का ये जिक्र कर रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री ने आए दिन रोज़गार शिविर लगाकर, रोज़गार मेला लगाकर जिस तरीके से हम लोगों ने नौकरी बांटने का काम किया। और नौकरी की बात तो कम से कम तेजस्वी जी तो ना ही करें, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने रोज़गार के बदले ज़मीन हड़पने का काम किया, और अब ये बोलते हैं कि भैया हम लोग इतने लाख नौकरी देंगे। इतनी ज़मीन कहाँ है बिहार में कि ये लोग इतने लाख ये लोग नौकरी देने की लोग बात करते हैं। राजद का जो कल्चर रहा है लोगों पे गुंडई दिखाकर उनका शोषण करने का, 90 का दशक कोई भूल नहीं सकता ना। अगर आप इतने ही काबिल थे, रोज़गार देने की इतनी ही सोच थी, तो आप मुझे बताइए वो बड़ी आबादी क्यों 90 के दशक में पलायन करके बाहर चली गई? क्यों वो लोग बिहार में रहकर आगे अपना कार्य नहीं कर पाए? आज 2-2, 3-3 पीढ़ी उनकी दूसरे राज्यों में, अपने प्रदेश में उन लोगों को प्रवासी कहलवाना पड़ रहा है। तो ऐसे में जिन लोगों की वजह से बिहार आज बदहाली की कगार पर खड़ा है, जब वो लोग ऐसी बातें करते हैं, और ये लैंड फॉर जॉब कोई नई बात तो नहीं है, इनके ऊपर तो केस भी चल रहा है, इनके ऊपर बातें भी सिद्ध हुई हैं, तथ्यों के साथ सामने आई हैं। तो ऐसे में जब ये रोज़गार की बात करते हैं तो उन गरीबों की चिंताएं बढ़ जाती हैं जिनकी ज़मीन ये हड़पेंगे। और दूसरा, कांग्रेस और राजद जिस सोची समझी चाल के तहत इन रणनीतियों को बना रहे हैं, अभी तक तो सिर्फ लिखवाते थे ज़मीन, अब तो विरासत टैक्स के तौर पर, इनहेरिटेंस टैक्स के तौर पर विधिवत तरीके से ये लोग ज़मीन हथियाने की ये लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। 55% उस गरीब किसान की ज़मीन हो या गरीब मजदूर की संपत्ति हो या हमारी माताओं बहनों का गहना जेवर,
उसका 55% हिस्सा विधिवत तरीके से इनहेरिटेंस टैक्स के नाम पर अब ये लोग अपने खजाने में जोड़ने की सोच सामने वो रखते हैं। कहते हैं कि गलत तरीके से आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। हमने मैनिफेस्टो में यह बात नहीं कही है। हमने जो कहा है वो इस देश में बेहतरी, विकास और गरीबों के उत्थान का मामला है, ना किस तरह से बंटवारे का मामला तो है साम जैसे पित्रोदा, आप रख रहे हैं। साम पित्रोदा कौन नहीं जानता, जब इनकी सरकार थी उसमें इनकी क्या भूमिका थी। यूपीए के वक्त 2004 से 2014 में जब मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे देश के, उनके अहम सलाहकारों में से थे। उनका रिश्ता गांधी परिवार से छुपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं कि उनका क्या रिश्ता है और रणनीति बनाने में उनकी कितनी अहम भूमिका रहती है। ऐसे में जब वो इन बातों को रखते हैं तो इनके हिडन एजेंडा तो सामने आता ही आता है। और ये सोच रही है कांग्रेस की, जिस सरकार ने सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उन्हीं के शासनकाल में सबसे ज़्यादा गरीबी बढ़ी। तो इनके दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और इन बातों को ये लोग भ्रमित कैसे करते हैं। संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। कांग्रेस बोलेगी लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। सन 75 में जिन्होंने आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, इन लोगों को लोकतंत्र की चिंता होगी। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, लालू जी ने 2015 का विधानसभा बिहार का पूरा चुनाव उस आधार पर इन्होंने मोड़ दिया। क्या हो गया आज 10 साल में, कहाँ चला गया आरक्षण, किस आरक्षण को आँच आ गई। संविधान की लोग बात करते हैं, जिस संविधान के आधार पर मेरे प्रधानमंत्री 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जिस संविधान के आधार पर वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे, क्यों कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा। तो झूठ बोलकर अपने हिडन एजेंडे को स्थापित करना ये कांग्रेस की और राजद की पुरानी रणनीति। मैं जानता हूँ आपका समय कमी है, 3 सवाल मेरे हैं। तेजस्वी कहते हैं, और ये थोड़ा सा मतलब हैरान भी करता है कि चचा जो हैं नीतीश कुमार, वो मेरे साथ हैं मन से, आशीर्वाद उनका मेरे पास है, सहयोग उनका मेरे पास है, बस वो शरीर से उधर है। तो फिर शरीर से भी आप ही के साथ होते ना, अगर इतना ही आपको आशीर्वाद दे रहे थे। तेजस्वी कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। कमज़ोरी इन द सेंस कि अब उनको लग रहा है कि उनका अलायंस कमज़ोर है, और जो कि है। आप पिछली बार भी देखिएगा, मात्र 3 दल हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी। तब हम लोग 40 में से 39 सीटें जीत ली। 2 ऐसे मजबूत दल जो कि तब उनके साथ थे, अब हम लोग के साथ हैं, आदरणीय जीतनराम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। तो ऐसे में जब हम लोग का गठबंधन मजबूत हुआ है, तो ऐसे में ये चिंता इनको ज़रूर सता रही है कि ये लोग कमज़ोर हुए हैं, और इसीलिए इस तरीके की बातें करना। मुख्यमंत्री जी खुलकर हर सीट पर हम लोग ले प्रचार करने का काम करें, तो ऐसी बातें कर कर आप अपनी कमजोरी ही दर्शा रहे हैं। मेरे 2 सवाल और। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार बन रही है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। आपने बयान सुना होगा। रायबरेली की सीट का जिक्र वो कर रहे थे कि यहाँ से आप सिर्फ एक सांसद नहीं, एक प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। वो लोग सांसद तक नहीं उनको चुनने जा रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ऐसे में आप अपने पहले गठबंधन से, रायबरेली तो चलिए छोड़ दीजिए, रायबरेली ने, अमेठी ने भी आपको नकार दिया, और नकारने के बाद आपने आप मतलब लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से इन्होंने भी अमेठी को पूरी तरीके से नकार दिया। भाई माना कि आप वहाँ से चुनाव हारे, बट एक आबादी तो ऐसी थी जिसने आप पे भरोसा किया था। उसके बाद ना के बराबर, अगर मेरी जानकारी सही है, 2 या 3 बार महज 5 सालों में हो गए। तो उन 2, 2.5, 3 लाख लोगों का, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इनके पक्ष में वोट दिया होगा अमेठी में, पर उन लोगों ने तो दिया था ना। आपने उन तक के बारे में नहीं सोचा। अमेठी आप पलट के जाना आपने ज़रूरी नहीं समझा। और ऐसे में रायबरेली अब आप गए हैं, रायबरेली की जनता आपको सांसद के तौर पे नहीं चुन रही, वहाँ पे इनके नेता इनको प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। पहले अपने घटक दलों से तो पूछ लें कि क्या उनमें सहमति है। वायनाड में इन्हीं के अहम घटक दल के वरिष्ठ नेता के परिवार के सदस्य इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा गठबंधन है ये। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ लड़ेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। कैसा गठबंधन है ये। तो जहाँ गठबंधन में ही एकता नहीं है, जब गठबंधन में ही इतना विरोधाभास है, वहीं सिर्फ उदाहरण है, बट ये एकता में ही ताकत होती है। प्रधानमंत्री जी के नामांकन पे देखिए, पूरा एनडीए आपको एक साथ दिखा। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये समर्पण है हमारे नेतृत्व के प्रति कि कैसे हम सब ने एकजुटता के साथ उनके नेतृत्व को हम लोगों ने स्वीकारा। आप मुझे कोई एक मंच दिखा दीजिए, और मैं तो बिहारी हूँ, मैं बिहार की ज़्यादा बात करूँगा। मुझे बताएं कितने इनके प्रचारक आए, कांग्रेस के कितने नेता आए यहाँ पर। इनके राष्ट्रीय नेता राहुल जी एक बार आए। मेरे प्रधानमंत्री देखिए लगभग हर चरण में आए। तो इन लोगों के लिए बिहार मायने नहीं रखता, तो भाई बिहार की जनता इन लोगों को वोट क्यों देगी। अभी आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, एक मामला है जो गरमाया हुआ है देश में। स्वाति मालिवाल राज्यसभा के सांसद हैं, उनके साथ विभो ने बदसलूकी की मुख्यमंत्री के घर पर की। संजय सिंह ने कहा कि हाँ ऐसा हुआ है और विभो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, केजरीवाल जी ने कहा है।
आज की तारीख में केजरीवाल जी और अखिलेश जी का एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में होने जा रही है और विभव को वो लेकर के गए हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? इससे ज़्यादा शर्मनाक, निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। एक सीएम के आवास पर, वो किस पद पर है, नहीं है, क्या है, वो छोड़ दीजिए, एक महिला का अपमान एक मुख्यमंत्री के आवास पर होता है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। और इसको वैलिडेट, इसको ऑथेंटिकेट उन्हीं की पार्टी के एक सांसद भी करते हैं कि ऐसी घटना घटी है। तो जब अगर मुख्यमंत्री के आवास पर महिला सुरक्षित नहीं है तो क्या दम भरते हैं ये दिल्ली और पंजाब को लेकर? लोकसभा के चुनाव हैं, कैसे विश्वास देंगे ये लोग दिल्ली की महिलाओं को, जब इनके आवास पर, अपने आवास पर अगर एक महिला अगर सुरक्षित नहीं है, उनके सम्मान की रक्षा अगर मुख्यमंत्री अपने आवास पर नहीं कर सकते, तो दिल्ली और पंजाब की ये लोग बातें करते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। चिराग, मैं जानता हूँ कि आपके पास समय की बहुत तंगी है, चुनावी भागम भाग है, फिर भी आपने समय निकाला, बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।